सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ऐसी कंपनीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा सा रिटर्न बना के दे। ठीक है, मतलब वहां पे वैल्यूएशन भी जो है वो चीज को हमें मतलब कुछ कुछ ऐसा है कि जहाँ पे अदर इन्वेस्टर जो सुपर इन्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं, तो वो लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। मतलब जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली हमने इस बुक के लिए जो वीडियो की पूरी जो सीरीज हम बनाने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, इसको हम यूट्यूब के शॉर्ट्स में नहीं डाल सकते हैं। तो आपके ये मतलब हमारी ओर से आपको रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी इस टाइप की वीडियो को देखें तो आपको इसको पूरा देखना चाहिए ताकि आपको जितने भी कंसेप्ट है वो सारे समझ में आए। हाँ, यहाँ पे हम कोई आपको स्टॉक टिप या ऐसा कुछ भी नहीं देने वाले हैं, बट अगर आपको सीखना है, समझना है कि जेरेमी सिगल जैसे वॉटन के जो फाइनेंस के प्रोफेसर थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, आपको बुक नहीं पढ़ना है तो उसी के लिए हम ये एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी वंस अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें। भले आपको सब्सक्राइब नहीं करना है मत करिए, अगर आपको अगर लगे कि हमारा कंटेंट अच्छा है, सुपीरियर है, तो ही आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बट प्लीज वीडियो को पूरा देखे, उसको समझे, वही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, सो सबसे पहले हम ये एक फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 1000 टू 1,25,000 वर्सेस 1 लाख टू 4.6 मिलियन। तो ये नंबर एग्जैक्टली है क्या? तो यहाँ पे जेरेमी सीगल जी ने जब S&P 500 की जो ओरिजिनल कंपनीज थी, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, ना ही किसी कंपनी को ऐड किया, ना किसी कंपनी को रिमूव किया, मतलब ओरिजिनल जो 500 कंपनीज थी, सेम टू सेम कंपनीज में 1000 इन्वेस्ट करके वो भूल गए। ठीक है, तो उनको कितना रिटर्न मिला? $4.6 मिलियन का। ठीक है, जबकि अगर उन्होंने S&P 500 इंडेक्स की इंडेक्स में ही इन्वेस्ट किया होता और वहां पे जैसे जैसे S&P 500 ने नई पुरानी कंपनीज को ऐड रिमूव किया, ठीक है, तो अगर उस तरह से किया होता तो उनको कितना रिटर्न मिलता? 1,25,000 USD। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। मतलब 1,25,000 वर्सेस 4.6 मिलियन, मतलब जमीन आसमान का फर्क है अगर हम देखें तो यहाँ पे। तो उनका अगेन यही पर्सपेक्टिव है कि जो पुरानी कंपनीज थी S&P 500 की, जो ओरिजिनल सॉरी कंपनीज थी, अगर उसमें वो इन्वेस्टेड रहते, ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टेड रहते उसमें, तो उनका जो वेल्थ था वो कितना ज्यादा हो सकता था। तो इसके पीछे के रीजन क्या है? तो यही पूरा चैप्टर का जो है वो प्रीमाइस है, और वो कंपनीज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सारा उन्होंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। तो आइए हम एक वन बाय वन पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं। अगेन उन्होंने वापस से यही चीज को रिपीट किया है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये लेट्स से हम थोड़ा इसको हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम एक एक रेल रोड इंडस्ट्री जो है वो हम सबको पता है कि रेल रोड इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ के लिए जानी नहीं जाती। मतलब जैसे जैसे अभी लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ठीक है, फिर जैसे हम इंडिया में भी देख सकते हैं कि जहाँ पे जैसे लोगों की इनकम अभी बढ़ रही है, तो लोग रेल से भी ज्यादा अपना ये जो एयरलाइन है उसको प्रेफर करते हैं या पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो रेल रोड एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे वो एक डाइंग इंडस्ट्री है, मतलब वो जिसको हम बोलते हैं ना कि वो सनसेट इंडस्ट्री है। मतलब उस इंडस्ट्री का हमें लोग एक अर्निंग विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट सिंस 1957 मतलब ऐसा हुआ है कि ये जो रेल रोड इंडस्ट्री है, मतलब जो उसमें भी जो स्टॉक्स जो है वो लिस्टेड है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बट उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन इस बुक के अंदर दिया हुआ है, हम आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक कंपनी है बर्लिंगटन नॉर्थन सेंटर फे करके। तो उस कंपनी ने 1992 टू 2003 में, जब तक ये रिसर्च कंप्लीट हुआ, जेरेमी सिगल जी ने ये रिसर्च जो अराउंड 2003 कंप्लीट किया, तब तक उस कंपनी ने 17% का सीईजीआर दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये कंपनी आज भी जिंदा है, ठीक है, और अभी भी ये ग्रो कर रही है। ठीक है, मतलब ये मतलब देयर वर सो मेनी अदर रेल रोड स्टॉक्स एज वेल, बट ठीक है, बट इसमें से जो सर्वाइवर है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सारी कंपनीज जो है वो सर्वाइव नहीं की है, बट कुछ कुछ कंपनीज हैं जो सर्वाइव करे, और जिस कंपनी ने भी सर्वाइव किया है, ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो इसका मेन रीजन क्या था? मतलब जो बुक के अंदर मैंने पढ़ा तो मैं समझ रहा था कि अराउंड 1957 1960 के अराउंड ये जो रेल रोड की कंपनीज थी, ठीक है, तो वहां पे मतलब इन कंपनीज के अंदर थोड़ा करप्शन था, थोड़ा ब्राइबरी वगैरह। फिर कंपनी ये टाइप की जो कंपनीज है उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। मतलब कोई कोई कंपनीज बैंक्रप्सी फाइल कर दिया है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जितना भी किसी स्टॉक को लेके बुरा हो सकता है वो सब कुछ इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स के साथ हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ ये कि मतलब रेल रोड के जो स्टॉक्स है वो बहुत ही मतलब पिट चुके थे, बहुत अच्छी पिटाई हो चुकी थी। ठीक है, तो उसके बाद अगर कुछ भी, अगर इवन 1% भी अगर गुड न्यूज आती है, ठीक है, रेल इंडस्ट्री के रेल रोड स्टॉक्स को लेकर, ठीक है, तो वो एक अच्छा खासा वहां पे अप्रूव मिलता था हर बार। ठीक है, तो यही जैसे हम भी देखते हैं यहाँ पे भी, अगर किसी भी स्टॉक के साथ अगर बहुत बुरा हो चुका है, मतलब उसमें लेट से कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो चुका है, फिर उसमें करप्शन का भी कुछ चार्जेस लगे हैं प्रमोटर्स के खिलाफ, बहुत सारी चीजें। ठीक है, मतलब जितना भी किसी भी स्टॉक को लेकर खराब हो सकता था वो सब कुछ हो गया, बैड जितना हो सकता था वो सब हो गया। ठीक है, तो और स्टॉक को पिटाई भी हो चुकी है सब मिला के। ठीक है, बट जब भी
उस टाइप के स्टॉक के अंदर जब भी अगर वहां से अगर 1% भी अगर कुछ गुड न्यूज आती है, ठीक है, 1% भी इंप्रूवमेंट आता है, तो वहां की जो स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन है वो 1% की आपको उससे बहुत ज्यादा आपको वहां पे अपमूव मिल सकता है। तो सेम चीज रेल रोड के जो स्टॉक्स के उस टाइम पे उसमें यही चीज हो रही थी। तो इसलिए जेरेमी सिगल जी ने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है ये स्पेसिफिक रेल रोड कंपनी का। तो हम देख सकते हैं कि रेल रोड जैसी कंपनी भी हमें 17% सीएजीआर ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 डिकेट्स तक अगर हमें दे सकती है, और अभी भी ये स्टॉक जब मैंने गूगल पे जाके देखा था वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर दूसरा एक केस दिया हुआ है वो फिलिप मॉरिस, जो हम सबको पता है कि वो सिगरेट बिजनेस में है। ठीक है, बट उन लोगों ने भी जैसे आईटीसी, अगर हम देख रहे हैं ना आईटीसी का भी, अब जब हम देखते हैं कि आईटीसी के स्टॉक ने अच्छा खासा अप मूव दिया है, ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं तो आईटीसी ने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो एक एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो भी पैरेलली उसमें बिल्ड करता जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए तो सेम चीज फिलिप मतलब आईटीसी ने आई थिंक वहां से ही उन लोगों की प्लेबुक से ही वो पेज लिया हुआ है। तो फिलिप मॉरिस ने भी यही चीज किया हुआ है कि वहां पे उन लोगों ने अपना जो सिगरेट बिजनेस है वो तो अभी भी उनका जो कैश का बिजनेस है वो चल ही रहा है। ठीक है, बट दे आर पैरेलली बिल्डिंग एफएमसीजी बिजनेस एज वेल। तो इसकी वजह से फिलिप मॉरिस का जो स्टॉक है, मतलब हम सब यहाँ पे भी सेम चीज है कि वहां पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज ऑफ सिगरेट बिजनेस बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो फिलिप मॉरिस का जो स्टॉक है वो इवन दी वर्स्ट ऑफ टाइम्स वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, तो जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था तो हुआ क्या कि उसका जो डिविडेंड यील्ड जो था, ठीक है, वो बढ़ गया। प्राइस कम थी, डिविडेंड यील्ड ज्यादा था। ठीक है, और उसके जो प्रॉफिट थे वो ऑल टाइम हाई पे थे। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर किसी ने फिलिप मॉरिस में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता और फिर जितने भी उन्होंने डिविडेंड रिसीव किए अगर उसको वापस से कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, तो उनको फिलिप मॉरिस में जहां तक बुक के अंदर एक पूरा टेबल दिया हुआ है, तो फिलिप मॉरिस ने क्लोज टू 19.57% का सीएजीआर दिया है, मतलब 1957 से 2003 तक। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना, मतलब ऑलमोस्ट 20% सीएजीआर एक कंपनी ने निकाला है। ठीक है, 4 to 5 डिकेट्स। बट क्यों कि जब वो डिविडेंड जो है उन्होंने री इन्वेस्ट किया है, वैल्यूएशन लो था, डिविडेंड यील्ड हाई था, ये सारी चीजों को जब कॉम्बिनेशन किया, ठीक है, तो ये सारी चीजें जब कंबाइन हुई तभी ये चीज पॉसिबल हुई। तो ये चीज हमें देखना है, और सेम चीज पॉसिबल है कि आईटीसी में हो, कुछ भी गारंटी नहीं है यहाँ पे आके, बट इट इज पॉसिबल। ठीक है, और एक और भी चीज है कि एक स्पेसिफिक यहाँ जेरेमी सीगल जी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि जितने भी कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो सेम चीज है कि जहां पे भी अगर स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड नेम्स होंगे, ठीक है, तो वहां पे उस कंपनी की जो लॉन्जिटिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, उनका सेल्स भी बढ़ जाएगा, उनको कम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है यहाँ पे। तो इसके ऊपर एक चार्ली मंगर का कोट भी है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वहां पे कोका कोला है, फिलिप मॉरिस जैसे हमने अभी देखा, फिर पेप्सिको जो कोका कोला का कंपटीटर है, कोलगेट, हाइंस, पीएनजी, मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हर्शे फूड एंड टूट्सी रोल। तो ये सारी कंपनी है जो कंज्यूमर ब्रांड्स नेम है। और ये कंपनी अगर आप देखोगे गूगल पे जाके तो उसका आपको अब आज भी उसका एग्जिस्टेंस मिलेगा, आज भी वो कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और टूट्सी रोल्स जो है उन्होंने तो आई थिंक 2003 के अराउंड उन्होंने अपने स्टॉक उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे 100 ईयर का सेलिब्रेशन किया था कि 100 ईयर में वो, सॉरी 100 ईयर हुए उनका जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए। ठीक है, और एक फन फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली, बर्लिंगटन नॉर्टन सांता फे का, ठीक है, तो वो वहां पे ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है वो करंटली एक्वायर्ड हो गई है, मतलब ये आई थिंक बहुत टाइम पहले हो गई है, बाय वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उन्होंने ये कंपनी को एक्वायर कर लिया है। तो ये सिर्फ फन फैक्ट था आपके लिए। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे सुपीरियर मतलब जो सा कंज्यूमर ब्रांड नेम है वो बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, फिर अगर कंज्यूमर ब्रांड है, मतलब कंज्यूमर ब्रांड है जैसे कि कोको कोला या पेप्सिको की अलावा कौन सी इंडस्ट्री है, तो दूसरी इंडस्ट्री है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्टडी करने में। बट अगर आप उसमें से अच्छी कंपनीज निकाल सकते हो अपने डोमेन नॉलेज से या किसी भी तरह से, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो अगेन यहाँ पे फार्मा कंपनीज के मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एबोट लेबोरेटरीज, फाइजर और मर्क। तो ये तीनों कंपनीज जो है वो अभी भी S&P 500 का पार्ट है। ठीक है, बट ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो क्या चीज है, तो ये वो चीज है, मतलब ये अगर ये वो आई मीन वो अमाउंट है कि अगर मैंने S&P 500 में 1957 में अगर मैंने $1,000 इस कंपनी में अगर डाले होते, फॉर एग्जाम्पल $1,000 मैंने अबाउट में डाले, तो बाई 2003, ठीक है, तो वो $1,000 मेरा 1.2 मिलियन हो चुका होता। सेम चीज 1 मिलियन फाइजर के लिए और 1 मिलियन मर्क के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये तीनों कंपनीज जो है वो अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो आप समझ सकते हो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसका जो पोटेंशियल है रिटर्न जनरेट करने का वो कितना ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी वो कोट के बारे में बात कर रहा था, तो यही वो कोट है। ठीक है, ये कोट मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हो। बट इसका अगर मैं क्रक्स अगर समझूं, ठीक है, तो ये वही चीज है कि अगर ब्रांड नेम, ठीक है, आपकी आपकी जो भी कंपनी में आपने जहां पे भी इन्वेस्ट किया है उस कंपनी का ब्रांड नेम क्या है, उसको लोग कितना ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज डिपेंड करती है तो वो है कि लोगों का
जो ट्रस्ट है, ठीक है। मतलब अगर अगर लोग आपकी ब्रांड पे अगर ट्रस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेल्स है वो ज्यादा होगा, टॉप लाइन ज्यादा होगा, और उसकी वजह से आपका बॉटम लाइन का ज्यादा होने का भी पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो यहीं पे चार्ली मंगर यही बोल रहे हैं कि अगर जस्ट बिकॉज किसी और प्रोडक्ट का मतलब प्राइस जो है वो कम है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं अपना जो जो भी चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, जो भी मैं अपने बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वहां पे जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सस्ता है उसकी वजह से मैं उसको नहीं डालूंगा। उससे बेटर है कि जहाँ पे मुझे ट्रस्ट है, जहाँ पे वो चीज मैं बाय करूंगा, ठीक है। तो यही चीज बुक के अंदर मेंशन है कि जहाँ पे भी अगर ब्रांड नेम अगर स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो कंपटीटर से ज्यादा टॉप लाइन बॉटम लाइन कर पाएंगे। तो ये एक चीज हमें नोट करना चाहिए इवन इन द इंडियन कंटेक्स्ट। फिर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टर रिटर्न, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रिटर्न। तो ये क्या, ये बेसिक प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। तो अगेन ये पॉइंट जो है वो अगर आगे के चैप्टर में भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट लेट्स रीइटरेट, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमें बेसिकली कहता क्या है कि किसी भी इन्वेस्टर का जो रिटर्न है, लॉन्ग टर्म रिटर्न है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मतलब वो हम सबको ऐसा लगता है कि वो जो है वो उसका जो अर्निंग्स का जो ग्रोथ आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट उससे भी ज्यादा क्या है कि उसका जो स्टॉक का जो रिटर्न है, लॉन्ग टर्म रिटर्न है, वो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब डिफरेंस बिटवीन, हाँ, कि अगर मेरा लेट से कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे लगता है कि वो जो कंपनी है वो मुझे ईयर ऑन ईयर लेट से कि 20% का सीएजीआर दे सकती है इन टर्म्स ऑफ इट्स बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन, ठीक है। बट जब हम 20% का सीएजीआर लेके हम चल रहे हैं, ठीक है, इतनी हाई ग्रोथ लेके हम चल रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है, ठीक है। बट अगर वो 20% के जगह पे अगर वो हमें 15% अगर लेट से कि वो रिटर्न देता है टॉप लाइन बॉटम लाइन में, तो होगा क्या कि वो स्टॉक का प्राइस है वो डाउन हो सकता है, डाउन वहां से वो डाउन मतलब वो कम हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, और हमारा जो रिटर्न था, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो मैच नहीं होगा। तो यही है कि इन्वेस्टर का अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली हमने देखा कि रेल रोड इंडस्ट्री जहाँ पे वो ऑलमोस्ट ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज वर गोइंग इनटू बैंकरप्सीज एंड ऑल। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री में अगर हमें थोड़ी सी भी अगर गुड न्यूज मिलती है, ठीक है, कि अगर गुड न्यूज मिलती है और या तो हमारा जो सेल्स है वो किसी भी रीजन की वजह से अगर वो अपटिक होता है, ठीक है, तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन थी लेट्स से कि जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस लेट्स से कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें 4-5% से ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं आ सकती, ठीक है। बट एक्चुअल जब मैक्रो एनवायरमेंट माइक्रो एनवायरमेंट सब कंबाइन करके जब हमने देखा तो पता चला कि एक्चुअली में कंपनी ने हमें डिलीवर किया है 10% का। तो मतलब आपका एक्सपेक्टेशन था 5% का, बट वहां पे कंपनी ने डिलीवर किया 10% का, ठीक है। तो वो अचानक से ही आपको वहां पे रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल सकते हैं, स्टॉक की मूवमेंट जो है वो अपवर्ड हो सकती है। तो ये चीज हमेशा देखना है हमें। इट्स ओके, नेक्स्ट है या वैल्यूएशन मैटर्स अ लॉट। मतलब अगेन यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने बहुत सारी कंपनीज को एनालाइज किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने पीटर लिंच के एक दो कंसेप्ट जो है वो भी डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल पीईजी रेशियो जो है, ठीक है, उनको भी डिस्कस किया हुआ है। तो इनके हिसाब से वो अग्री करते हैं पीटर लिंच के साथ भी कि पीईजी रेशियो जो है वो जितना कम हो उतना बेटर है, ठीक है, अगर हम वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो। और दूसरा चीज उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, मतलब ऐसी कंपनीज ढूंढना बहुत ही मुश्किल है कि जहाँ पे हमें ग्रोइंग जो कंपनीज जो है वो जो ग्रो कर रही है वो हमें एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल सके, ठीक है। तो ये भी देखना है, और उन्होंने ये भी फोकस किया है कि यहाँ पे हमें ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस चाहिए, ना कि ग्रोथ एट एनी प्राइस, ठीक है, जिसको हम कार गैप बोलते हैं। तो ये चीज भी हमें देखना है कि हमें भले ही ग्रोथ वाली कंपनी है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जब तक वो रीजनेबल प्राइस पे रीजनेबल वैल्यूएशन पे ना हो, ठीक है, हमें परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका रिटर्न जो है वो रिलेटिवली कम बन सकता है, और उस कैपिटल को आप कहीं और ऐसी इंडस्ट्री में लगा सकते हो, ऐसी कंपनी में लगा सकते हो कि जहाँ पे हमें बेटर रिटर्न मिल सके इन द लॉन्ग रन। एंड फाइनली उनका ये एक स्टेटमेंट है कि देर इज नो सच थिंग एज बाय एट एनी प्राइस, ठीक है, इस बुक के अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगेन जहाँ पे आई मीन हम सबको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे पीएमएस हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, कि जहाँ पे वो लोग बाय एट एनी प्राइस, मतलब किसी भी प्राइस पे अगर कोई स्टॉक है तो वहां पे हम परचेस करेंगे, वो वाला फिलोसॉफी फॉलो करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू जेरेमी सिगल ये बहुत ही फ्लॉड अप्रोच है, गलत अप्रोच है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की हुई है। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इट वॉज वर्थ इट, ठीक है। तो ये फॉर द मोमेंट ऑफ दिस चैप्टर, तो दिस वाज ऑल। तो अगर आपको लगा कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू।